अभी हम युवाओं को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स के उनके कारण बढ़ते जा रहे हैं, लगातार दिल कमज़ोर हो रहा है। तो इसका सर किस तरह से रिलेशन है, हम कह सकते हैं खान पान को लेकर हम बात करें, और क्या पहनावे को लेकर भी इसका संबंध हो सकता है? सर जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि खुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, हवादार पहनने चाहिए, टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो क्या सर ये होता है सर? देखिए, उनका हार्ट से संबंध तो अभी तक कोई किसी ने स्थापित नहीं किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि टाइट जीन्स मर्दों में, लड़कों में यूजुअली टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए, उसके पीछे भी देखिए साइंटिफिक रीज़न है कि मेल्स का जो टेस्टिस है वो शुरुआत उसका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ होती है पेट से शुरू होती है, लेकिन क्योंकि पेट का एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे करके जैसे पैदाइश होने के कुछ समय के अंदर वो धीरे धीरे करके आपके स्क्रोटम में चले जाता है जहाँ की टेम्परेचर कम होता है। लेकिन आप टाइट जीन्स पहन के क्या कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसको टाइट जीन्स करके आप जीन्स को टाइट कर लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और प्रेशर बढ़ा लेते हैं, तो वो तो गलत हो जाता है ना, उससे उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए टाइट जीन्स को अवॉइड करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फ्यूचर में खराब होती है। दूसरा आपका सवाल था कि यंग हार्ट, तो यंग का क्या मतलब है? यंग का मतलब ये है कि हम जो मान के चलते हैं कि 40 से नीचे, 35 से नीचे, इनके अलावा जिनको होता है वो मिडिल एज, ओल्ड एज वो लोग होते हैं, लेकिन 35 साल के नीचे जिन लोग को होता है तो उनको यंग हार्ट अटैक्स होते हैं। यंग हार्ट अटैक्स होने का एक ही कारण होगा ऐसा तो नहीं, जिनको हो सकता है बीमारी हो, नेगलेक्ट करते हो, जिनको ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, तो ये सब बीमारियां होती हैं और यंग एज में भी होती हैं। फैमिली हिस्ट्री होता है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, खान पान में गड़बड़ी होती है, सब्जियों का, प्रिजर्व फूड का, शुगर का इतना लेना देना ज़्यादा हो गया है खाना, तो इन सब बातों से आपको यंग एज में हार्ट अटैक आना स्वाभाविक होते जा रहा है। जो किसी ज़माने में आपको 45-50 के ऊपर जो चीज़ होने वाली थी, सारी बीमारियां अब धीरे धीरे वो करके, और उसके पीछे एकमात्र कारण है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। गांव में रहने वाले लोग कितना पैदल चला करते थे, फ्रेश खाना खाते थे। हम लोगों में वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके शहरीकरण और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में सारी चीज़ें खराब हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वो भी बताता हूँ बीमारी, जिसका नाम है टाकाशुबु बीमारी। ये जापान में जिसका हुई थी, जिसके बारे में मैंने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया था। ये टाकाशुबु जो बीमारी है वो लगभग 60% लोगों में होती है। अच्छा। जो इमरजेंसी रूम में आते हैं हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक से, उनमें 7% लोग, 7% लोगों में ये बीमारी होती है। अब ये बीमारी का बड़ा, इसका दूसरा नाम क्या है वो सुन के आपको बड़ा ताजुब होगा। इसका नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अच्छा। हार्ट नहीं टूटा, दिल टूटा। तो जब दिल टूटता है, जब बहुत इमोशनल टेंशन होता है, या बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई अपनी वो चली गई, माशूका चली गई, या वाइफ चली गई, या हस्बैंड चले गए, या नहीं माता पिता चले गए, बेटा चले, कुछ भी बहुत बड़ा एक कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है, हादसा हो जाता है कि जिसके चक्कर में वो फिर कंट्रोल नहीं होता उनसे, और उनका हार्ट में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए, हार्ट अटैक की परिभाषा तो यही है कि नली सिकुड़ जाती है और आगे खून नहीं प्राप्त होता, इसलिए वो मसल डेड हो जाती है। लेकिन टाकाशुबु में ये नहीं होता। जब पोस्टमार्टम होता है तो इनकी नलियाँ बिल्कुल सही सलामत होती हैं, इनकी नली में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होता। ब्लॉकेज के बाद अटैक आता है, लेकिन टाकाशुबु में ये बीमारी में कहीं ब्लॉकेज नहीं होता और मसल जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको मायोकार्डाइटिस बोला जाता है, मसल की बीमारी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जान बच जाती है, ज़्यादा क्यूरेबल है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ 3-4 हफ्ते के अंदर, लेकिन सारे लक्षण, सारा कुछ एंजाइम, सारा कुछ ईसीजी के चेंजेस, ईको के चेंजेस, सारे वैसे ही होते हैं जैसा हार्ट अटैक में। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत कठिन होता है और सिर्फ एंजियोग्राफी से पता लगता है, लेकिन यंग लोगों में इस पर सस्पिशन होना ज़रूरी है। और मैंने जो जाँच बोला, शायद आज नहीं तो कल उस जाँच की वैल्यू लोगों को समझ में आएगी। टर्म यहाँ पर आता है सिटी कोरोनरी एंजियो। सर ये क्या है? क्या ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, या फिर उससे अलग टर्म ये हो सकता है? नहीं, देखिए, सिटी एंजियोग्राफी के बारे में नॉट माय कंसेप्ट, इट इज अ कंसेप्ट विच शुड बी प्रोपोगेटेड। लोगों को पता होना चाहिए कि सिटी एंजियोग्राफी का मकसद क्या है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल के आपके कोरोनरी आर्टरीज जो है उसको देखा जाता है एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा। तो सीटी स्कैन जब आप करते हैं और ये डाई जब डालते हैं
तो एक प्रकार का रेडिएशन होता है जी। जो कि सब जानते हैं। तो इस रेडिएशन में कितना रेडिएशन होता होगा तो ये जानना चाहिए। अगर आपका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए आपका डॉक्टर बोलता है तो क्यों नहीं सवाल पूछते कि इसमें रेडिएशन कितना होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा आज की तारीख में कि एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम मतलब 60 चेस्ट के एक्सरे। अच्छा, यानी आज आपने अगर अपना सीटी कर जी, दिया तो आज की तारीख में आपके 60 एक्सरे हो गए, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है वो लगभग 9 to 14 मिली सर्वियंट्स के जो उसका वो होता है नापने का तो उतना रेडिएशन होता है, जबकि एक चेस्ट एक्सरे का सिर्फ 0.3 होता है। तो कितना बड़ा फर्क है। 60 एक्सरे, क्या आप चाहोगे कि आपका 60 एक्सरे हो जाए? बिल्कुल। 60 एक्सरे कराना मतलब कैंसर को दावत देना है। तो आप, मैं तो कई जगह देखता हूँ बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इस देश के डॉक्टर, विदेश के डॉक्टर, सब लोग बोलते हैं कि आप अपना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है हर 6 महीने में करा लीजिए। हमारे यहाँ इतने सस्ते में होता है। तो क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है कि वो इतना क्या पागल हो गए हैं कि थोड़ा सा पढ़ के नहीं देख सकते या थोड़ा सा जानकारी हासिल नहीं करके हम जो चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं है। चलो अच्छी नहीं होगी पर कोई नुकसान तो नहीं करती हो। बिल्कुल। तो इसलिए इसके बारे में आप जानिए, क्योंकि डॉक्टरों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। होशियार लोगों को होशियार बनाना नहीं बना सकते आप। उन लोग आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आप जो है ना उनसे हाथ जोड़ लोगे। और जानकारी होनी चाहिए मरीज को। आप जो कर रहे हैं मरीज को कॉन्फिडेंस में लेके करिए।